हेलो दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आज 14 जुलाई है, तो ये बेसिकली कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जैसे आपका नेटवर्क हो गया और जो है आपका EMFT हो गया, राइट। ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन है मेनली। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। अरे यार, कुछ शोर कर रहे हैं लोग बगल में। तो ये देखो, आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, डाइपोल के बीच में, मतलब दो चार्जेस के बीच में, है ना। अपोजिट पोलैरिटी के जो चार्ज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डाइपोल। उनके बीच में जो है डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम, राइट। पेंसिल में लेता हूँ, 2 एंगस्ट्रॉम है। पूछ रहा है कि इस पर टॉर्क कितना होगा। तो दोस्तों, अगर टॉर्क का आपको फॉर्मूला पता हो, वेक्टर P क्रॉस E होता है टॉर्क। तो वेक्टर P कैसे निकलेगा? P जो है आपका Q इंटू वेक्टर D होता है। D क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ जो डायरेक्शन बनेगी वो D होती है। P हो जाएगा QD आपका इंटू क्रॉस E। तो ये ऐसे बेसिकली हम लोग करेंगे। ये आपका D वेक्टर हो गया, ठीक है। इसी डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट होगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में आपका, ये यूनिटी वेक्टर मैंने लिख लिया इस डायरेक्शन का, है ना। आपको यूनिटी वेक्टर लिखने आता होगा। इस डायपोल मोमेंट हमने लिख लिया। फिर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जे कैप में थी, आपने देखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जे कैप में है, क्रॉस करके हमने जो है टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया। इसको आप एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है दोस्तों। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करिए घर पे। लाइक जो कैलकुलेटर आप भी एग्जाम में ले जाएंगे उसी पे प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, ताकि वहाँ पे आपका स्मूथ रहे, आपको सारे जो है बटन्स आपको पता हो कि किसका क्या फंक्शन है। मोबाइल से भी मत करिए, क्योंकि 1 महीना पहले आप उस पर कर लेंगे तो आपको अच्छे से आदत हो जाएगी कि कैसे उसको प्रॉपरली यूज किया जा सकता है, कैसे एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉर्क पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये देख 12 नंबर का था दोस्तों। आपको पता होगा तो खटक से 12 नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 20 नंबर का। दो पार्ट्स हैं जिसके, कि हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है जिस पे कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी। हमें सिग्मा दिया है, हमें एप्सिलॉन आर दिया है दोनों के लिए। अब सिग्मा और एप्सिलॉन आर में रिलेशन निकाल के जो इनको वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमें जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्शन करंट डेंसिटी आपकी सिग्मा ई होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल डी बाई डेल टी होती है। डी जो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ई होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, जो कि साइनसोइडल मान के, तो उसका जो है आता है एप्सिलॉन आर ओमेगा नॉट ई। दोनों को इक्वेट कर दो, ओमेगा नॉट जो है आपका आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दोनों को सिग्मा सिग्मा एप्सिलॉन आर दिया था, इसमें पुट करके आप आंसर निकाल लो। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आप काफ़ी ईजी हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही होगी, राइट। कितनी होती है दोस्तों? 8.85 टू 10⁻⁻, जो भी है आप निकाल लेना। बेसिकली मैं ऐसे याद किया हूँ उसको, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो जो है मुझे लगता है 10⁻12 आती है क्या? 8.85 इंटू 10⁻12। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही निकालता हूँ, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों, कि एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पे जो वोल्टेज है वो -35 वोल्ट है। r इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर पे जो है वोल्टेज 50 वोल्ट है। स्पेस बिटवीन कंडक्टर्स इज ए डाइलेक्ट्रिक, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 3.12 है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कंडक्टर पे निकालना है। evaluate surface charge density on the conductors, राइट। तो
जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब मुझे रो निकालना है। रो रो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो है हमें रो के लिए वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज का रिलेशन हमें पता है ना, हमें वोल्टेज का रिलेशन पता है। और जो ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हमें जो है इसको कैसे प्रोसीड करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग जो है पहले वोल्टेज में एक रिलेशन बनाएंगे। तो V जो हो जाएगा वो ये जो होता है आपका स्फेरिकल सिस्टम में बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना, तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। क्यू V बराबर हम लोग देते हैं ए कांस्टेंट बाई आर प्लस एक जनरल कांस्टेंट ले लेते हैं बी। V और B का ऐसे रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और जो है हम लोग फाइनली इनकी वैल्यूज को पुट करके, अच्छा हाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालोगे जो सेम बात है, -a/r+b आएगी। तो इससे जो है आप एट द एंड v के रिलेशन में आप यहाँ पे ऐसे पहुँचोगे। a से लेके चलते तो यहाँ पे a जो है माइनस आ जाता है, वो वैल्यू पुट करते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कांस्टेंट था आपका। तो जो मेरा v आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकता हूँ उसका डेरिवेटिव से, वोल्टेज के डाइवर्जेंट ग्रेडियंट लेके हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो आ जाता है -6/r² ए आर कैप, जो है रेडियल डायरेक्शन है, ऐसे इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि स्फेयर के लिए सब कुछ सिमेट्रिकल होता है तो वहाँ पे हम लोग रेडियल डायरेक्शन में ए आर कैप में दिखाते हैं। तो डी और जो है नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है डी ना, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो होता है डी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है डी, वो जो है नॉर्मल कंपोनेंट के लिए डी जो है रो के बराबर होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, जब हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं तब। तो यहाँ पे क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है फिर नॉर्मल होते हैं, तो डी जो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो और मॉड डी निकाल लो, मॉड डी, तो उससे जो है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है आपकी निकल के आती है 3 सेंटीमीटर पे इतनी, जो बेसिकली एक्सप्रेशन आता है 6 एप्सिलॉन नॉट और इस पे इतनी आती है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट इसके लिए काफ़ी क्लियर चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा सेटअप है जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, आपको H निकालना है एट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये ऐसे करंट जा रहा है ना इस कंडक्टर में, और जो है मुझे यहाँ पे निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2√2। तो ठीक है, करते हैं इसको। तो H जो हो जाएगा इस केस में AI क्रॉस AR हो जाएगा, AI क्रॉस AR। AI मतलब आपका करंट की डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में जे कैप में AR जो हो जाएगा आपका, जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट मतलब ओरिजिन माइनस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, ये 2 था, ये -2 है। तो एक्स में हम 2 गए हैं, वाई में 0 गए हैं और जेड में -2 गए हैं, तो उसका पॉइंट हो जाएगा 2, 0, -2। आर वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन माइनस ए वेक्टर कर लोगे जो, तो आपका ये वाला वेक्टर आ जाएगा ए आर कैप, राइट। अब जो है जो करंट की डायरेक्शन जे कैप में थी, तो इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लो, ठीक है। तो एट द एंड इतना कैलकुलेट होके आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आसानी होगा करना।
ठीक है। h बाई आई टू पाई रो, रो जो है आपका डिस्टेंस है दोस्तों, डिस्टेंस कितना होगा 2√2। 2√2 कैसे आया, ये 2 ये 2, पाइथागोरस से ये 2√2, तो सारी वैल्यूज पुट करके ये इतना जो है हमारा h की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ें। तो हमें एम्पलीट्यूड बताना है कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन होगी, ये हमें बताना है, राइट। अभी दोस्तों हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें जो दोनों बराबर था, है ना, ये आपको रेशियो पता होगा, तो उससे जो है आप डायरेक्ट ओमेगा निकाल सकते थे। सिग्मा बाई ई आ रहा था ना, हाँ सिग्मा बाई ई एप्सिलॉन आ रहा था, रेशियो आपको पता था, ये सेम क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें हमने वैल्यू कैलकुलेट करके इतना लाया था, देख सकते हो आप। ये जो है ये प्रूव करने के लिए दिया है, तो कि जो इनका रेशियो है सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन है, सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें जो आप निकाल के इसको पुट कर सकते हो, ये सिंपल है, आप इसको कर लेना, इसको रिपीटेशन हो गया। और इस पे आते हैं, हाँ सोर्स फ्री रीजन, मतलब सोर्स फ्री रीजन में क्या होगा, चार्ज वगैरह कुछ नहीं होगा, जे जीरो हो जाएगा, रो भी आपका जीरो हो जाएगा। तो जो मैक्सवेल की चार इक्वेशन जो होती हैं उनको सिर्फ दो इक्वेशन से ही आप काम चला सकते हो ऐसी सिचुएशन में। तो पहले मैक्सवेल की चार इक्वेशन कौन कौन सी होती है, कर्ल ऑफ ई जो है माइनस डेल वी बाई डेल टी, कर्ल ऑफ एच क्या होगा, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, डाइवर्जेंस ऑफ डी क्या होता है, रो बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है, जीरो, है ना। चार इक्वेशन है, चारों इक्वेशन में को सॉल्व करेंगे हम लोग जो है, और हम लोग कुछ सॉल्व करके कुछ मीनिंगफुल जो है दो देखेंगे, क्या दो इक्वेशन को कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो हमें पता है कि बी जो होता है म्यू एच होता है माइनस ये म्यू डेल एच बाई डेल टी हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच जेड प्लस डेल डी बाई डेल टी, जे हमारा जीरो है, तो ये हमारा कर्ल ऑफ एच क्या हो गया आपका, अब साइलेंट डेल ई बाई डेल टी। तो जहाँ पे जो कर्ल होता है दोस्तों, वहाँ पे एक और कर्ल ले लेते हो ना, तो एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन जाता है। ये देखते हैं इसको, कर्ल ऑफ ई कर लोगे आप, है ना, कर्ल ऑफ ई, तो जो है वो आप बन जाता है, ये जो इधर कट कुट के माइनस डाइवर्जेंस स्क्वायर ही बन जाता है, और यहाँ पे जो है कर्ल आप लोगे, कर्ल ऑफ इधर जो है माइनस म्यू डेल, कर्ल ऑफ माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, कर्ल को आप अंदर ले जा सकते हो, म्यू को बाहर रख लो, कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच जो है आपका यहाँ से इसको यूज कर सकते हो आप, साइलेंट डेली बाई डेल टी, इसको रख के जो है आपका ये इक्वेशन हो जाता है माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन। ऐसे सिमिलरली जो कर्ल ऑफ एच था ऊपर, इसमें एक बार कर्ल करके कर्ल ऑफ ई जो है आपका ये वाला यहाँ पे जो आया था, इसमें पुट कर दो आप, तो ये इक्वेशन बन जाता है डाइवर्जेंस स्क्वायर एच म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग मैग्नेटिक वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो एक हो गया इलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन, माइनस डाइवर्जेंस, इसको माइनस माइनस कट जाएगा, डाइवर्जेंस स्क्वायर ई जो हो जाएगा म्यू और डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, इसको आप ऐसे कर लोगे तो म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और डेल स्क्वायर एच हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये सारे डेरिवेशन आप दोस्तों कर लेना एक बार घर पे, डायरेक्ट डेरिवेशन ही आ रहे हैं, आप देख रहे हो इसको इसमें, तो वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जो पी वाई क्यू लगा ले रहे हो ना इसको, तो जो है EMFT में 30-40 नंबर आप आराम से PYQ से ही ला सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहो, मैं सारे PYQ जो है सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं जो भी
एक भी देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, आप 10 अगस्त का कोई एग्ज़ाम है, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं एक भी कॉन्सेप्ट ईएमएफटी और जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और मेरी वीडियोज़ को देख के आप जाते हो, डेली लगभग मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैंने लगभग 10-12 वीडियो पहले करा चुके हैं, लगभग 40 से 50, अराउंड 70-80 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। 200 क्वेश्चन के अराउंड 20 × 25 करते हो आप, तो 500 क्वेश्चन इतने दिनों में 500 क्वेश्चन करा दूंगा। और आप सोच सकते हो 500 क्वेश्चन से आप कितने कॉन्सेप्ट, जो भी फार्मूलेज हैं, जो भी सब कुछ है, आप इससे आप सीख सकते हो। इस वीडियोस के थ्रू आपको याद आ जाएगा। इसलिए आप मेरे दोस्तों वीडियोस जरूर फॉलो करो। आपके आराम से 350 में आपको गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से कर लेते हो। आपका आईक्यू ठीक ठाक है, आपने प्री निकाला है, आपका आईक्यू ठीक ठाक ही होगा, तो आप आराम से 350 प्लस इस पे ला सकते हो। और दोस्तों, खुद से सॉल्व करो, वीडियो देखो, अपना खुद पे प्रैक्टिस करो। और थोड़ा मेरा वीडियो, मेरे क्वेश्चन मत सॉल्व करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देख लोगे तो मैं कैसे क्वेश्चंस को का अप्रोच बता रहा हूँ। आप जो है उस पर उसको ऐसे एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप चलते हो तो आप इजीली आप ये माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों, मेरा क्या है, मेरा मैं भी 350 प्लस टारगेट कर रहा हूँ। और देखते हैं कितना आता है, रिजल्ट के बाद भी आप लोगों से मिलना है। तो क्या क्वेश्चन है, थोड़ा मैं बीच बीच में भटक जाता हूँ। हाउ द फोर क्वांटिटीज ई डी एच एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन स्टैटिक एंड टाइम वेरिंग फील्ड। नेम द रिलेशन एज लॉज, गिव द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ईच क्वांटिटी। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इससे जो है आपको बेसिकली जो मैक्सवेल का इक्वेशन पिछली बार भी आ गया था, 2024 में आ गया था, सिर्फ फार्मूलेज लिखने को। तो ये दोस्तों आपको ये टिप पे होने चाहिए चारों इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, इनका जो है आपको टिप पे होना चाहिए, आ सकता है आपको लिखने के लिए। तो मैंने बताया जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशन में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, एक ही फार्मूला है, एक ही दो फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह जो भी है, उसके उस पर भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा पॉइंटिंग वेक्टर पे। तो होता क्या है कि इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, है ना। तो पहला पेपर मुझे तो इजी लगता है दोस्तों। आप बताना पहला पेपर आपको आसान लगता है, दूसरा मुझे लगता है पहले पेपर में 200 लाना फिजिबल है। और दूसरे पेपर में 200 लाना फिजिबल तभी है जब आपके पावर वाले बहुत स्ट्रांग हो, आपने बहुत सारे उसको क्वेश्चंस लगा रखे हो। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, पावर में 160 170 सेकेंड पेपर में आ जाए, ठीक स्कोर रहेगा। इसमें जो है आप थोड़ा सा एज ले सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ याद करने वाले टॉपिक हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसमें 200 छोड़ो दोस्तों, आप 170 भी लाते हो इसमें तो 350 आ जाते हैं। 340 350 इज अ गुड स्कोर, तो इतने आ सकते हैं आपके। तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मेरी डेली आपकी 2 वीडियो आएंगी 10-10 क्वेश्चन की। आप उसको देख सकते हो। डेली 20 क्वेश्चन है। आज से एग्ज़ाम, आज 14 जुलाई है और लगभग 25 दिन है। 500 क्वेश्चन दोस्तों आप करके जाओगे ना एग्ज़ाम में, 500 क्वेश्चन हाथ से लिख के जाओगे तो। और जो काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसी से घुमा फिरा के उसी में से आएंगे, तो जो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे वो वो अलग ही लेवल का होगा। जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप 500 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली करके जा रहे हो ना, तो आप कह सकते हो कि मैंने कुछ अलग किया है, मैंने लिखे हैं 500 क्वेश्चन, तो मैं एग्जाम को अच्छे से फोड़ सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब 500 क्वेश्चन आप लिख लोगे। ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रल फॉर्म जो होता है आपका, जो है डी डॉट डी एस, ये रो वी डी बी होता है। डी डॉट डी एस रो वी डी बी इंटीग्रल फॉर्म होता है। पॉइंट फॉर्म इसका होता है डाइवर्जेंस ऑफ डी, जो है आपका रो वी होता है, राइट। तो ये इसी को डी को एप्सिलॉन ई करके इधर इसने ऐसे लिख दिया। तो ये आपको दो पता होना चाहिए कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टी डॉट डी एस रो बी डी बी, या डाइवर्जेंस ऑफ डी रो बी है आपका, है ना। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी डॉट डी एस, मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट,
ये जीरो होता है, और पॉइंट फॉर्म डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है आपका जीरो होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटीग्रल फॉर्म ई डॉट डी एल माइनस डेल बी बाई डेल टी डी एस, पॉइंट फॉर्म कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बी बाई डेल टी। एम्पियर सर्कुलर लॉ जो चौथा है, जिसमें काफ़ी बवाल हुआ था, किसी ने उसको कैपेसिटर लगा के उसको वायलेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को एक नया ला के कर दिया था। तो होता है एच डॉट डी एल जे सी प्लस जे डी डी एस, पॉइंट फॉर्म में होता है कर्ल ऑफ एच जे सी प्लस जे डी, है ना। इसको म्यू में ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया है। स्टैटिक फील्ड में क्या होता है कि इनका जो टाइम के साथ डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो जीरो होता है, राइट। तो जो पहला इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ डी रो बी, वो ऐसे रहेगी कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई जो होता है आपका माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये जीरो होता है, कर्ल ऑफ ई हो जाएगा जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ बी ये जीरो होता ही था, कर्ल ऑफ एच सिग्मा ई, ये डेल डी बाई डेल टी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो म्यू सिग्मा ई बचेगा, एच में सिग्मा, बी में म्यू, ठीक है। टाइम वेयरिंग फील्ड के लिए क्या होगा, तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है मैं बोल रहा हूँ कि आपके सारे जो है मेनली फार्मूलेज और मेन मेन पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इसको आप लोग, मैं कहूँगा दोस्तों, एक बार खुद से लिखना, आपके माइंड में जो है मैप हो जाएगा अच्छे से। ताकि देखो, इसमें से कुछ घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो है मैक्सवेल इक्वेशन से। तो दोस्तों आपके माइंड में अच्छे से मैप होना चाहिए सब कुछ, एक बार आप लिखना अच्छे से तो मैप हो जाएगा। तो जो है देखो, डेल डी बाई डेल टी जो होगा वो जे ओमेगा डी हो जाएगा, है ना। हमने इसका कहाँ यूज किया था, डेल बी बाई डेल टी जो हो जाएगा जे ओमेगा बी हो जाएगा। हमने इस इक्वेशन का यूज यहाँ पे किया था, आप लोगों को याद होगा जो एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। देखो डेल टी बाई डेल टी, तो वहाँ पे ओमेगा नॉट ये आया था ना, ओमेगा नॉट डी होगा तो डी क्या होता है, डी एप्सिलॉन नॉट ही होता है। जो इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो भी होगा एप्सिलॉन नॉट ई, जो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो यही चीज़ है, तो टाइम वेयरिंग फील्ड थी। तो डेल डी बाई डेल टी जो हो जाएगा जे ओमेगा टी, डी हो जाएगा डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा जे ओमेगा बी। तो यहाँ पे जो है इन वैल्यूज़ को जो यहाँ पे ये आ रहे होंगे इनको आप पुट करोगे, है ना। तो एक कर्ल ऑफ बी कर्ल ऑफ एच जो है आपके ऐसे थोड़ा अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग को आई होप गाइस आ गया होगा समझ में। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। तो ये हमें जो है इसमें क्या है कि हमें जो है वाई मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इनपुट इम्पीडेंस वाई इन निकालना है, हमें वी टू बाई वी एस निकालना है। अब देखो दोस्तों अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देख के कोई भी सॉल्यूशन एक्सप्लोर, पहले अप्रोच दोस्तों आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आपको इनपुट इम्पीडेंस निकालना है, इनपुट इम्पीडेंस एडमिटेंस, सॉरी इनपुट एडमिटेंस वाइन क्या होगा, ये आपका V1 है, यहाँ पे निकालना है। तो आप जो है I1 निकालो, अपॉन में V1 निकालो, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, I1 बाई V1 कर दो, आपका जो है वाई इन निकल जाएगा। वाई इनपुट निकल जाएगा, इनपुट एडमिटेंस निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग थे I1 और V1 निकालो इनपुट एडमिटेंस के लिए, और पूछ रहा है V2 बाई वी एस। वी एस आपको पता है, वी एस आपको नहीं पता है, वी एस आप निकालोगे, और जो है V2 भी निकालोगे, आप भी निकालोगे सब। तो आइए देखते हैं, पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, I1 की बन गई, I2 की बन गई,
अब वाई इन होता है I1 V1, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ये 1 ओम रजिस्टेंस दे दिया है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। जो आपका V2 होगा, है ना, जो आपका V2 होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना। तो जो V2 हमारे जो V2 ओरिजिनल नोटेशन के अकॉर्डिंग जो V2 की डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की, वोल्टेज की प्लस माइनस होनी चाहिए, लेकिन करंट कैसे है, तो V2 जो हो जाएगा आपका -I2 होगा आपका। V2 जो है आपका -I2 होगा, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 2I2 हो जाएगा, 2I2 होगा 50V1, I2 हो जाएगा 25V1। इसमें पुट करो इक्वेशंस में, तो जो I1 और V1 का जो रेशियो, I1 V1 आपको सेपरेटली नहीं निकालना है, मैंने गलत बोल दिया। I1 V1 जो आपको मिल जाएगा तो उसका रेशियो हो जाएगा 6.5। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, जो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है उसको मोह बोलते हैं, मोह। तो ये 6.5 मोह हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, BS में निकालना है इक्वेशन, राइट। तो BS क्या हो जाएगा दोस्तों, BS यहाँ पे I1 है, तो आपको V1 जो होगा, है ना, V1 जो होगा वो VS माइनस RS इंटू I1 हो जाएगा, RS 1 है आपका, तो ये V1 हो जाएगा जो आपका VS माइनस I1 हो जाएगा। हाँ, तो V1 की जगह VS माइनस I1 पुट कर दो, V2 की जगह -I2 पुट कर दो। इससे जो है मिलजुल के जो है आपका ये 6 पॉइंट से इतना आता है, ठीक है। तो जो V2 बाई VS फाइनली बनता है कैलकुलेशन, उसके बाद -3.3 आता है ना। टू पोर्ट पैरामीटर दोस्तों आ गया ना, तो आप मतलब भूल के भी मत गलत करना। टू पोर्ट पैरामीटर आप बनाओ, क्योंकि मुझे ईजीएस्ट जो भी लगता है पूरे नेटवर्क में वो टू पोर्ट पैरामीटर का ही लगता है, क्योंकि वो सारे इजी हैं, लेकिन थोड़े से वो जो होते हैं वो वाले सर्किट बंद करने वाले थोड़े से वो ट्रिकी से हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी इजी होते हैं। आप उसके जैसे किए 15-20 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। तो दो आइडेंटिकल टू पोर्ट नेटवर्क हैं जिनके जेड पैरामीटर्स ऐसे दिए हुए हैं, Z111, और उनको कैस्केड में कनेक्ट किया गया है। तो आपको ओवरऑल जेड पैरामीटर निकालना है। अब देखो, जब कैस्केड में कन्वर्ट होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है ABCD जो है पैरामीटर्स। अब ये जो आपको जेड पैरामीटर दिया है, इसको आप जेड पैरामीटर को आप ABCD में बदलो, राइट। जेड को आप किस में बदलोगे, ABCD में। जैसे ही ABCD में बदले, एक ही है, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ABCD पैरामीटर आपका आया है। अभी जेड पैरामीटर रिजल्टेंट नहीं आया है, आपका रिजल्टेंट ABCD पैरामीटर आया है। अब रिजल्टेंट ABCD को वापस आप चेंज करोगे किसमें, जेड पैरामीटर में, तो आपका जो है रिजल्ट आया कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो ये दोस्तों बेसिकली सारे के हर एक का आपको पता होना चाहिए। V1 जो होता है ऐसे होता है, जो जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर का आपने देख लिया। ABCD में V1 और I1 के टर्म्स में लिखते हैं, यहाँ पे CV2 और -DI2 होता है, आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने जो है फाइनली जो ABCD पैरामीटर्स निकाला, ये निकाला, इसमें मल्टीप्लाई किया, इतना ये रिजल्टेंट आ गया, ये आपका ABCD पैरामीटर है। अब इसको जेड पैरामीटर में बदलना है ना। इसको हमें जेड पैरामीटर में बदलना है, तो हमने इसको V1 इसकी इक्वेशन बनाई, फिर हमने इसको सॉल्व करके जेड की इक्वेशन बनाई, और इतना आ गया। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे जनरली क्या होगा दोस्तों, जो कैस्केड करके ABCD को मल्टीप्लाई करने के बाद छोड़ देते हैं, ज़्यादा लोग मैंने देखा है, थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इसको बाद में जेड में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना। रिजल्टेंट जो आएगा वो ABCD में ही आएगा, फिर उसको आप जेड में वापस कन्वर्ट करोगे। हाँ, टी इक्विवेलेंट सर्किट एक बार आप अच्छे से समझ लो।
कि टू पोर्ट नेटवर्क दिया है, वोल्टेज करंट इक्वेशन दिया है, इसका जेड पैरामीटर निकालो। इसको बेसिकली V1 I1 में कन्वर्ट करके आप इसका जेड पैरामीटर निकाल दो, इसका टी इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो जो है सॉल्व करके जो जेड पैरामीटर इतना आ गया, और टी इक्विवेलेंट जो होता है वो Z1 Z2 Z3 होता है। जो Z1 प्लस Z3 होता है वो ये होता है, और ये जो होती है वो Z3 होता है, जो कॉमन वाला होता है। ये जो आपका Z2 होता है। तो ऐसे करके आप निकाल लोगे। सिमिलरली ये सब क्वेश्चन हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये इसमें क्या है, जेड पैरामीटर्स होने द फिगर बिलो। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ही है, कुछ है इसमें क्या नया है, क्वेश्चन बना के ही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं इसमें। इसमें आते हैं, ये 5 नेटवर्क दिया गया है, इसमें वाई पैरामीटर्स हमें निकालने हैं। तो I1 और I2 में V1 V2 का इस क्वेश्चन लिखेंगे। if two such identical networks are connected in series, obtain z parameters of the resultant network। अच्छा, जो y पैरामीटर बना, अब इसको सीरीज में कनेक्शन किया जा रहा है। तो जब सीरीज में होता है तो z पैरामीटर ऐड होता है, पैरेलल में होता है तो आपका y पैरामीटर ऐड होता है। तो अगर आपको ऐड करना है तो ये जो y पैरामीटर निकालोगे आप उसको z में बदलोगे, फिर ऐड करोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये z पैरामीटर निकालना, आप y पैरामीटर आप दोस्त निकाल लोगे। तो सीरीज कनेक्शन के लिए जो है Z1 प्लस Z2 होता है। ये आपका क्या आया है, ये दोस्तों आपका Z पैरामीटर है, y नहीं है, ये Z है। V1 और V2 लिखा है ना, तो आप V1 I1 I2 फॉर्म में लिखा है, V2 और इसमें लिखा है I1 I2। तो आपका Z पैरामीटर, तो Z1 प्लस Z2 को ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट Z पैरामीटर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है अब देखो, अब दोस्तों ये मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, इसको थोड़ा करने का तरीका होता होगा कुछ, कैसे भी करके दो। तो इसमें पूछ रहा है कि जेडल आप यहाँ पे बताओ, जो यहाँ पे कैलकुलेट होने पर मैक्सिमम पावर मिले। इसको क्या किया मैंने दोस्तों कि ये एडिटिव में दो इंडक्टर पैरेलल में, तो इसको मैंने टी मॉडल बना लिया ताकि सब एक ही सर्किट हो जाए, है ना। इसको मैंने ऐसे किया है। तो ये J4 J8 है, ये तो रहेगा ही। ये J3 आपका कॉमन वाला है, तो ये माइनस में आता है, आपको याद होगा। यहाँ पे J3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसके साथ माइनस होगा, जो J4 होगा उसके साथ माइनस J3 हो जाएगा, तो ये J1 हो जाएगा। ये J8 होगा तो इसके साथ ये J5 हो जाएगा। ये यहाँ पे J3 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। बस अब सिंपल क्वेश्चन बन गया आप दोस्तों। अब क्या करना है, आपको RAB निकालना है। जो भी RAB आएगा इसको शॉर्ट करके वो थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगी। तो इतना आ जाता है। VTH जो हो जाएगा वो इसके क्रॉस, जो AB के क्रॉस जो है वोल्टेज हो जाएगा। तो इसमें करंट जाएगा नहीं, ये इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। तो 100 ∠0 इंटू J3 बाई 2 प्लस 3 1 4 1 5 2 प्लस J5, ये हो जाएगा वोल्टेज। सिंपल। For the network shown, Bs is equals to 24√2 sin 100t, coefficient of coupling K is equals to 1/3 between two coupled coils। निकालना क्या है दोस्तों, बताया ही नहीं। ये मैंने वाली इमेज मिस हो गई है, चलो इससे देख के सोल्यूशन देख के समझ जाते हैं क्या निकालना है। ये दोस्तों क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो बाद में करेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है 350 वाली,
170 180 सेलेक्टिव टॉपिक्स को ही चूज करके आप ला सकते हो। आपको पूरा सिलेबस नहीं भी तैयार है तब भी ला सकते हो। ठीक है।